हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 25 ऑफ मई को होने जा रहा है और पेपर वन जीएस का होगा, लेकिन पेपर टू सी सेट का होगा। तो आज की इस वीडियो में सी सेट की चर्चा करेंगे। तो ऐसे आज हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कि मतलब मैं जो पढ़ा दूंगा यहाँ वही यूपीएससी पूछ लेगा, ये सब चीज़ें तो कैप्चर करना किसी के बस की बात नहीं है। बट ऐसे 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो कंसेप्ट यूज हो सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि ये आएंगे यार, एक्सपेक्टेड है। कहीं कोई ये मान के चले कि यही पूछने वाला है और बाद में बोलेंगे सर ये तो आया नहीं। हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे जितना हमने पढ़ाया है, जितना हमने किया है, तो प्रैक्टिस कर लो। मतलब ये प्रैक्टिस सेशन की तरह होगा, ठीक है। चलो, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारी एक सी सेट की फ्री ई बुक के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये फ्री ई बुक आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का फ़ायदा क्या होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करना। क्योंकि इसके अंदर आपका सी सेट का पूरा डिकोडेड सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, जिससे आप सी सेट के पेपर में आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मिक्स से क्वेश्चन होंगे, जहां जहां मुझे लगा वैसे क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं, ठीक है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, अगर कितने टाइम आएगा 5 जब हम 1 से 1000 तक लिखेंगे, ठीक है, 1 to 1000। ठीक है, अब जब आप 1 से लेके 100 तक लिखते हो तो 5 कितने बार आता है, 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25, 35, 45, 50, फिर 51, 52, 53, 54, 55। ठीक है, उसके बाद 56, 57, 58, 59, फिर आप देखोगे तो 65, 75, 85, 95। इतने टाइम 5 आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 टाइम्स 5 आएगा जब आप 1 से लेकर के 100 तक लिखोगे। फिर जब आप 10 या 99 तक कह लो, ठीक है, फिर 99 तक कह लो, फिर 10 to 100 आप लिखोगे तो फिर 20 टाइम्स आएगा। फिर आप 200 से सॉरी, ये 100 to 200, 199। फिर आप 200 to 399 लिखोगे, फिर 20 टाइम्स आएगा, ठीक है भाई। फिर आप 400 to 499 लिखोगे तो 20 टाइम्स आएगा। अब जब आप 500 to 599 लिखोगे ना, तो ये एक 5 हर नंबर के साथ एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ 120 टाइम्स आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप 600 to 699 लिखोगे तो 20 टाइम्स आएगा। 700 to 799 लिखोगे तो 20 टाइम्स आएगा। 800 to 899 तक लिखोगे तो 20 टाइम्स आएगा। और 900 to 999 तक लिखोगे तो 20 टाइम्स आएगा। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 160 और 120। ठीक है, कहीं मिस कर दिया क्या हमने कुछ, 3, 6, 3, 9, हाँ एक कुछ मिस कर दिया। 1 to 99, 100 to 199 और ये 399 ले गए ना हम, 200 to 299, तो एक 20 मिस कर दिया था हमने। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 180 और 120, तो 300 टाइम्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। पहले वीडियो पॉज कर लो, जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा आप भी सोल्व करो, फिर मेरे साथ मैच करो। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज इवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग दीज नंबर्स। ठीक है, कि 3 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट इवन है, तो इतना तो कंफर्म्ड है ना कि अगर 3 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट इवन है तो उनमें से एक नंबर तो पक्का इवन होगा ही होगा। समझ रहे हो ना, एक नंबर तो पक्का इवन होगा ही होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट चेक करो। द सम ऑफ दीज 3 नंबर विल बी इवन। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि तीनों के तीनों इवन हो, तो तीनों के तीनों इवन होंगे तो इनका सम भी इवन हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि एक इवन तो पक्का है, बाकी दोनों ओड भी हो सकते हैं, या 2 इवन एक ओड भी हो सकता है, तब तो ओड आएगा। तो डेफिनेटली तो नहीं आ सकता ना, यहां उसने में पॉसिबिलिटी कुछ यूज नहीं किया, तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है,
सेकंड है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर टेकिंग टू नंबर एट अ टाइम विल बी इवन। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दो नंबर अगर इवन ले लिए, तीसरा ओड हो गया, तो उनका सम कैसे इवन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज थ्री नंबर्स विल बी इवन, नहीं होगा। आप दो नंबर इवन ले लो, एक ओड ले लो, ओड का स्क्वायर करोगे ओड ही आएगा, तो वो कैसे इवन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो यहां पे आंसर क्या था, डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। if a is the last digit of this, last digit मतलब unit digit, and b is the last digit of this, then find the last digit of a की पावर b। अब यूनिट डिजिट आप सभी का रूल जानते हो, निकालना आता है 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 7। अब जब ये 7 और 8 दिया हो, यहाँ पावर को 4 से डिवाइड करो, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, तो 7 की पावर 4 लेना है। 8 को, ये 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 8 की पावर 3। तो 7 की पावर 4 लोगे ना, तो लास्ट में क्या आएगा, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 49 63 और लास्ट में 1 आएगा, तो यहां से यूनिट डिजिट 1 आएगा। और 8 की पावर 3 512 होता है, तो 2 आएगा। तो यानी कि a की वैल्यू तो 3 आ गई भाई। अब ऐसे ही सेम यहां से 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 3। अब पावर को 4 से, 3 की पावर 4 वैसे भी सोल्व हो जाएगा 81, 4 की पावर 3 64, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो a की पावर b है, तो मतलब 3 की पावर है 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 27 81 और 3 243, तो लास्ट में कितना आया 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी वेयर दिस, कि जीरो कितनी आएंगी, ये पी प्रोडक्ट है, तो 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है, और ये कहां तक है 50 की पावर 50। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सिंपली 5 जीरोज कब आती हैं, जीरो तो तभी आती है ना जब 2 और 5 की प्रोडक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो 2 और 5, और 2 और 5 का पेयर बनेगा, जीरो आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये चेक करो कि इसमें मैक्सिमम टाइम 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 का पेयर जब बनाओगे तो 2 तो आएगा ही बहुत बार, लेकिन पेयर बनाने के लिए 5 भी तो चाहिए ना, इसलिए ये देख लो कि इसमें 5 कितने टाइम आ रहा है। ठीक है, तो 5 कब कब आएगा, जब 5 की पावर 5 होगी, 10 की पावर फिर कितनी होगी 10, फिर 15 की पावर 15, फिर 20 की पावर 20। ठीक है, फिर 25 की पावर 25, फिर 30 की पावर 30, फिर 35 की पावर 35, फिर 40 की पावर 40, 45 की पावर 45 और 50 की पावर 50। ठीक है, तो अब 5 की पावर 5 है तो 5 आया, 10 की पावर 10 है तो यहां भी 10 को यही तो लिखेंगे ना 2 इंटू 5, तो 5 की पावर 10 आया, फिर 15 3 इंटू 5 है तो 5 की पावर फिर 15 आया, 20 में 2 इंटू 5 होगा तो 5 की पावर 20 है तो 20 टाइम्स आया, 5 इंटू 5, तो इस 5 की पावर 2 की पावर 25, तो 5 की पावर 50 बनेगा। 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 की पावर 30 होगा। ठीक है, 35 में 5 इंटू 7, तो 5 की पावर 35, फिर 40 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 की पावर 40। ठीक है, 45 में 3 इंटू 5, तो 5 की पावर अगेन 45। ठीक है, 2 इंटू 5 की पावर 50, तो 5 की पावर 2 बार आ गई भाई। ठीक है, 5 और 5, 2 5 की पावर 100। ठीक है, तो 35 और 45 ये कितना हो गया 80, 80 और 40 120, 120 और 30, 120 और 30 150 और 50, 200 और 100 300, और ये 20 20, तो 350 आ गया भाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। The question consists of two statements, number 1 and 2, given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Maya chooses a special number n. She reversed the digit of the number and obtained a new number that she labeled as m. अगर n एक नंबर है और 2 डिजिट का नंबर है तो 10a प्लस b होगा, और उसने इसके डिजिट को उल्टा कर दिया तो ये 10b प्लस a हो गया। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। m और n दोनों 2 डिजिट के नंबर है। अब वो पहला कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ m एंड n इज 4। अब प्रोडक्ट यूनिट डिजिट तो अगर मैं कहूं कि नंबर a b है फिर उल्टा हो गया b a हो गया, तो इन दोनों की प्रोडक्ट a इंटू बी इज 4,
इसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा है कि 4 ही आएगी, तो इससे तो नहीं। प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 574, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, वो 574 है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे भी कुछ नहीं होगा, और दोनों को मिला के भी कुछ नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द डाटा गिवन इन बोथ 1 and 2 टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिमाइंडर अचीवेबल व्हेन डिवाइडिंग अ 2 digit नंबर बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, कि उसकी डिजिट से डिवाइड करें तो बड़े से बड़ा रिमाइंडर क्या आएगा। अब 2 digit का बड़े से बड़ा नंबर है 99, 99 और डिजिट को का सम हो गया 18, तो डिवाइड करोगे 18 5 जा तो रिमाइंडर 9 आया भाई। दूसरा ले लूँ 98, 98 को 9 + 8 से डिवाइड करूँ तो 98/17, तो 17 5 85, तो रिमाइंडर 13 आएगा। उल्टा भी करके देख लो, 89 हो, क्योंकि तब भी सम ऑफ डिजिट तो 9 + 8 17 ही बनेगा ना, 17 5 85, इस केस में रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, फिर 97 9 + 7, तो 16 6 96 1 आया भाई। फिर उल्टा कर दें 79 और 16 से डिवाइड करोगे 16 चौके 64, तो रिमाइंडर 15 आया। ठीक है, तो 15 ही आएगा। ठीक है, और तो कुछ आएगा नहीं मुझे नहीं लगता। ठीक है, और तो संख्याएं इससे छोटी ही नहीं बचेगी ना यहाँ पे। वैसे आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे, इतने बड़े बड़े रिमाइंडर, ये तो सेम भी है, इसको 46 कर लो। ठीक है, तो 15 ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भाई। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन वेर इन 3 हैश 005। ठीक है, 3 हैश 005 इज अ 5 digit नंबर। ठीक है, 3 हैश 005 डिवाइडेड 185 इज इक्वल टू 173, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड्स टू द डिजिट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल हैश। ठीक है, तो 3 हैश 005 अगर इसको डिवाइड करें 185 से, दैट इज इक्वल टू 173। ठीक है, अब अगर 3 हैश 005 दैट इज 173 इंटू 185। ठीक है, ये डिवाइड में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 173 185, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 85 86, 8 3 जा 24 2, 136 और 2 138, 3 7 1, ये बच गया 5 0, 16 19 और 1 20, 2 32 12, तो ये आया भाई। तो ये आता है प्रोडक्ट करके, तो मतलब 5 ये एज इट इज है, 3 की जगह 3 है, तो हैश की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू द डिजिट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल हैश। तो हैश इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं कि सर आपने तो बताया था कि 0 इवन नंबर होता है, तो 0 स्मॉलेस्ट, वो नेचुरल नंबर का जो पार्ट होते हैं वो इवन नंबर 2 से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो 7 टू द पावर हैश इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, 2 की पावर 7 16 से डिवाइड नहीं होगा भाई। ठीक है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय होना तो चाहिए 7 टू द पावर हैज, अच्छा उल्टा है, ये तो हो जाएगा 7 की पावर 2। 49 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, ये नहीं होगा। हैज इज नॉट अ प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर है, तो सिर्फ ओनली 1 यहां पे सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज वेट ऑफ ऑल मेंबर्स इन अ ग्रुप इज 150 kg। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ ऑल मेंबर्स इन अ ग्रुप, अगर एवरेज वेट 150 है और मान लीजिए मेंबर जो है वो ए है, तो टोटल वेट कितना हुआ 150 ए। इफ वेट ऑफ 2 मेंबर्स इज डिक्रीज बाय 36 and 55 kg, तो जो टोटल वेट है उसमें से 36 और 52 माइनस कर दो, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल मेंबर्स बिकम 148 kg। ठीक है, तो इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल मेंबर इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, then it becomes an arithmetic progression, the lowest weight in the group is this less than the highest weight। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 150A और ये 148 इंटू टोटल मेंबर ए है, तो ये हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा तो 2A,
ये उधर जाके ऐड होगा तो ए की वैल्यू आ गई 44। तो इतने मेंबर हैं, ठीक है। अब द लोएस्ट वेट इन ग्रुप इज लेस देन द हाईएस्ट वेट, तो ये हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि 33 1/3% है, तो ये लोएस्ट वेट है और ये हाईएस्ट वेट है, तो इज लेस देन द हाईएस्ट वेट। तो अगर इसका वेट 4 है तो इसका वेट 3 है, बाकी सारे इसके बीच में आ जाएंगे। और एवरेज भी पता है हमें कितनी है, तो मुश्किल नहीं है, ये निकाला जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी डिटरमाइंड, हाईएस्ट वेट भी और टोटल वेट भी, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैं कर नहीं रहा हूं इतनी, लेकिन दोनों यहां पे सोल्व हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए कंप्लीट्स द वर्क अलोन इन 20 डेज, ठीक है, ए किसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी की जो एफिशिएंसी है 3:2 है, तो रेशियो ऑफ द टाइम बिटवीन बी एंड सी इज 3:4। बी और सी के टाइम में जो रेशियो है 3:4 है। ए स्टार्टेड द वर्क, ठीक है। अब इतना सा तो ध्यान रखो, अगर ए और बी की एफिशिएंसी इतनी है तो इनके टाइम में रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:3। तो ए अगर 20 है, 2 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू 30, और बी यहाँ 3 की वैल्यू 30 है तो फिर 4 की वैल्यू 40। तो यहाँ से सिंपली पता चल गया कि ए उस काम को 20 में करता है, बी 30 में करता है, सी 40 में करता है। तो टोटल वर्क अगर 120 है तो इसकी एफिशिएंसी 6 होगी, इसकी 4, इसकी 3, ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 2 डेज, बी ज्वाइंड हिम। ए ने 2 दिन काम किया, तो 2 डेज में 6 के हिसाब से इतना काम कर देगा, 12। बी ज्वाइंड विद हिम, अब ए और बी दोनों हो जाते हैं। आफ्टर 2 डेज ऑफ वर्क ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। बी ज्वाइंड विद हिम आफ्टर 2 डेज ऑफ वर्क ए लेफ्ट द वर्क, तो 2 दिन दोनों ने काम किया, तो 6 + 4 10 करेंगे तो टोटल 20 कर देंगे। बी अलोन वर्क फॉर 2 डेज, बी ने फिर 2 दिन काम किया, 2 डेज में बी की एफिशिएंसी 4 है तो 8 कर देगा। देन सी ज्वाइंड हिम एंड बी एंड सी वर्क फॉर 4 डेज, बी एंड सी ने 4 डेज किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 + 3 7 है, तो ये 28 कर देंगे। देन बी लेफ्ट द वर्क। नाउ सी इज इंक्रीज इज एफिशिएंसी बाय दिस एंड फिनिश द वर्क, फाइंड द टोटल टाइम। देखो यहां तक कितना काम हो चुका है, 32 और 8 40 68 यूनिट, कितने दिन में, 2 और 2 4 10 डेज में, 10 डेज में इतना काम हो चुका है। अब पेंडिंग वर्क कितना है, 120 - 68, तो ये पेंडिंग वर्क है आपका 52 यूनिट, ठीक है। अब सी ने अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसने 33.3, इसका 33.31 होगा तो 4, तो इसको टाइम लगेगा 52/4 यानी 13 डेज, तो टोटल 13 और ये 10, तो 23 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 4 की पावर 68 इज डिवाइडेड बाय 192, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 4 की पावर 68 इज डिवाइडेड बाय 192। पहले 192 को ब्रेक कर लो भाई, 4 से गया, देखो 4 में ही ब्रेक कर लो ना, 4 4 जा 4 8 जा, फिर 4 से गया 12, फिर 4 से गया 3, ठीक है। तो 4 की पावर 68, 192 क्या होगा, 4 की पावर 3 इंटू 3, तो 4 की पावर 3 से इसको सिंपलीफाई कर दो। पहले 4 की पावर 3 से ऊपर सिंपलीफाई किया तो पावर माइनस हो जाएगी, 4 की पावर 64 बचा, डिवाइड बाय 3। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती ना, तो हमने ये सीसेट की प्लेलिस्ट खोलो इसी चैनल पे, और वहां पे ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो ना पढ़ा रखा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप देख सकते हो। अब जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 60 पावर 1 ही होता है। अब इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 की पावर 3 64, तो जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 64 ही होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट देखो भाई। For what value of n the sum of digits in the number 6n is 1, keeping on adding the digit you will get a single digit, ठीक है। 6n + 1, सम ऑफ द डिजिट 1 ही आना चाहिए सिंगल डिजिट तक, अगर डबल डिजिट आ रहा है तो डिजिट्स को ऐड कर करके देखना है। पहला 4n = 0 ओनली, अब n की पावर यहाँ 0 रख दोगे तो 60 + 1 61, ये तो नहीं आएगा, ठीक है भाई।
फॉर एनी होल नंबर, तो अब एनी होल नंबर क्या होगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज 1। एनी होल नंबर 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से ही नहीं आ रहा ये, 60 प्लस 1 61। फॉर एनी नेचुरल नंबर 1 से शुरू करेंगे? नहीं। एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, तो 2 अगर रख दें तो 62 प्लस 1, तो ये तो 63 बना ना, तो 6 प्लस 3 9 ही बना, ये तो किसी से भी नहीं होगा। गड़बड़ होगी क्या क्वेश्चन में ही? फॉर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ये हो सकता है कि यहाँ क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये 6 की पावर n प्लस 1 है। ठीक है, ये 6 की पावर n प्लस 1 है, मे बी। फिर देखो, एन जीरो ओनली से तो नहीं होगा, एनी होल नंबर, तो एनी होल नंबर तो 0 से आ जाएगा, 1 से नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर 1 प्लस 1 तो 7 आएगा, नेचुरल नंबर से नहीं होगा। अगर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 ले लें, तो 6 की पावर 2 प्लस 1 36 प्लस 1 37, तो ये 3 प्लस 7 10, और 1 प्लस 0 1, बिल्कुल सही है। 6 की पावर 3 लोगे 216 217, 2 प्लस 1 प्लस 7, तो ये फिर 10 1 आ गया। 6 की पावर 4 इससे बनेगा भाई, तो यहाँ पे ये 6 की पावर n था, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो 6 की पावर n प्लस 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रुपीज 5783 इज डिवाइडेड अमंग रमेश, शिव एंड भुवन in such a way that rupees 28 37 and 18 be deducted from their respective shares, they have money in the ratio this। ठीक है, अब मान लीजिए उनके पास डिडक्ट करने के पास अगर 4 6 और 9 में है, मैंने कहा कि ये 4x और 6x और 9x है, ये डिडक्ट करने के बाद है ना। अगर डिडक्ट ना करूं तो इसके पास कितना होगा? 4x प्लस 28, इसके पास होगा 6x प्लस 37, इसके पास होगा 9x प्लस 18। ठीक है, इन सब का जो सम है दैट इज 5783, ये प्लस 4 और 6 10 और 9 19, 28 और 37 कितना हो गया? 65 73 83, दैट इज इक्वल टू 5783। तो 19x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा 5700, x इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो डिडक्ट होने के बाद इसके पास 1200 है, इसके पास 6 इंटू 300 1800 है, और इसके पास 9 इंटू 3 2700 है। तो रमेश शेयर, रमेश का शेयर ये है, और इसमें से 28 डिडक्ट हुए हैं, तो 1200 प्लस 28, तो रमेश के पास कितना है? 1228। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 72, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ x एंड y? अब अगर ये नंबर है 2 6 5 x 4 8 0 y 8, ये 72 से डिवाइड हो रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ x एंड y? तो 72 को आप क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो कि सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 x प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस y प्लस 8, 6 2 8 13 17 25 33, तो 33 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 9 से डिवाइड होगा। ये 9 से गया तो 9 9 3 जा 27 6, 8 8 16 20, 8 8 16 20 25 31 33। ठीक है, अब अगर 8 से डिवाइड होगा तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी,
तो 0y8, ये 8 से डिवाइड होगा। अब ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है फिर? y की वैल्यू तो 8 होगी, तभी तो 8 से डिवाइड होगा। ये 8 से कब डिवाइड हो सकता है? या तो y की वैल्यू 8 हो। 8 की टेबल में 8 लास्ट में कब आता है? जब या तो y की वैल्यू यहां 0 हो तब डिवाइड हो जाएगा, या y की वैल्यू क्या हो, 8 6 जा 48 होता है, तो y की वैल्यू 4 हो या y की वैल्यू 8 हो। तो y की वैल्यू इन्हीं में से आएगी, 0, 4 और 8 में से। अब अगर y की वैल्यू यहां 0 लूं तो 6 प्लस 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। बट दोनों का डिफरेंस बना 3 माइनस 0 3, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर y की वैल्यू अगर 4 लूं तो 6 प्लस 4 10, x की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। और 8 माइनस 4, क्योंकि x और y का डिफरेंस 4, तो ये ऑप्शन में भी है। तो मतलब x और y की वैल्यू 8 4 कह लो, 4 8 कह लो, कुछ भी कह लो, इससे हो जाएगा ये, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, p q and r are distinct integers such that p and r are even and positive, ठीक है। इवन भी है और पॉजिटिव है, p भी, r और q, ठीक है। ये दोनों इवन है एंड q इज ओड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? अब देखो यहाँ पे p का स्क्वायर, p क्या है भाई? अरे यार ये p है, p इवन है। इवन का स्क्वायर करके किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा इवन आता है, ओड कभी नहीं आएगा। यहाँ q ओड का स्क्वायर ओड, लेकिन ये इवन का स्क्वायर है, p माइनस आर इवन माइनस इवन, इवन का स्क्वायर करोगे इवन की किसी से प्रोडक्ट कर लो, वो हमेशा इवन आती है, ये भी नहीं होगा। अब ये p माइनस क्यू, p माइनस क्यू क्या होगा भाई? इवन माइनस ओड ओड, ठीक है, और प्लस ओड प्लस इवन ओड, और ये भी क्यू और ओड, तो ओड इंटू ओड ओड होता है हमेशा, इवन कभी नहीं होता, ठीक है। r माइनस पी मतलब इवन माइनस इवन इवन आएगा, और p प्लस क्यू इवन इंटू इवन प्लस ओड ओड आएगा। तो इवन की तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वो इवन ही आएगा हमेशा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बनाओ फटाफट, देखो क्या है। In a school sports competition, 40% students participated in shooting, 35% student participated in wrestling, 32% student participated in boxing, 9% स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन शूटिंग एंड रेसलिंग, ठीक है। तो ये एक डायग्राम बना लेते हैं। ये स्पोर्ट्स कंपटीशन पार्टिसिपेटेड, ये शूटिंग है, ये रेसलिंग है और ये बॉक्सिंग है, ठीक है। 40% स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन शूटिंग, ठीक है। 35% पार्टिसिपेटेड इन रेसलिंग, 32% इन बॉक्सिंग, ठीक है। 9% स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन शूटिंग प्लस रेसलिंग, शूटिंग प्लस रेसलिंग कितना 9, 11 इन बॉक्सिंग प्लस रेसलिंग, 8% इन बॉक्सिंग प्लस शूटिंग, 8%, 5% इन ऑल द थ्री, तो ये ऑल द थ्री है 5। अब शूटिंग और रेसलिंग में 9 है, तो अगर 5 ये मतलब इस वाले की वैल्यू, इस सर्कल की वैल्यू 9 है, तो ये 5 है तो ये 4 बच गया। बॉक्सिंग और रेसलिंग 11 है, ये 5 है तो ये 6 बच गया। बॉक्सिंग और शूटिंग 8 है, तो शूटिंग और बॉक्सिंग ये 5 है तो ये 3 बच गया। तो ये 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो 40 माइनस 12, तो ओनली शूटिंग वाले बच गए 28। 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15, 35 माइनस 15 ये बच गया 20। 32 में से 3 प्लस 5 8 प्लस 6 14, तो ये बच गया 18, ठीक है। तो जो किसी ना किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, सबका सम कर लो ना। ये 28 4 5 और 3, 28 4 32, 5 37 और 3 40, 20 और 6 26 और 18
44। तो टोटल 84% है जो कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं, तो 60% ऐसे होंगे जो नहीं खेलते। तो 64 स्टूडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट एनी, तो 16% की वैल्यू 64 है, तो 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू 400। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फोर सिबलिंग्स अमन, बोब, Carol and Dev have a total of 200 candies among themselves. Aman and Bob together have as much candy as Carol and Dave together. But Aman has more candy than Bob. ठीक है, Aman has more candy than Bob. And Carol has half the candy that Dave have. Carol के पास half the candy of Dave. तो Aman has 15 more candies than Dave. अमन और डेव का डिफरेंस है 50। तो हु हैज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैंडी, सबसे कम कैंडी किसके पास है? ठीक है, देखो सोचो थोड़ा सा। अगर मैं यहां से रेशियो बनाऊं तो ये 1:2 में है। ठीक है, कि अगर इसके पास एक कैंडी है तो इसके पास 2 कैंडी है, 3, तो इनके पास भी 3 ही होगी। यही हुआ ना, कि अगर इसके पास 2 कैंडी है, इसके पास 1 कैंडी है, तो इन दोनों का टोटल भी 3 होगा जब ये पूरा इक्वल है। और अगर 3 होगा तो अमन के पास जो कैंडी होगी वो इससे क्या होंगी, ज्यादा। तो अमन के पास तो 1.5 से ज्यादा ही होंगी, 1.6 तो मिनिमम होगा ना। ठीक है, कम से कम होगा इतना। और वैसे सबका टोटल यहां दिया हुआ है 200, फिर तो आसानी है और भी, क्योंकि अगर सबका टोटल कर दूं 1 + 2 + 3, इसको कुछ और एज्यूम कर लो जो मल्टीपल वैल्यूज आसान से हो जाए। मैं कहूं कि इसके पास 20 कैंडीज है, इसके पास 10, तो इनके पास 30। अच्छा आएगा नहीं तब भी, तो सबके पास 20, 10, 30, 30, 60, 60 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 200/60, और 2 से गया 10, 2 से गया 3। ठीक है, तो इसके पास जो कैंडी होंगी वो 200/3 होंगी। ठीक है, और इसके पास जो कैंडी होंगी वो 100/3 होंगी। ठीक है, तो मतलब 33 समथिंग, इसके पास 66 समथिंग, और अमन के पास इससे 15 ज्यादा है, तो 66 से अगर 15 ज्यादा होंगी तो इसके पास 81 समथिंग होगी। ठीक है, और इन दोनों के पास अगर 150 कैंडीज हैं तो इनके पास भी 150 कैंडीज ही होंगी। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, समझ नहीं आया होगा, दोबारा से बता लेता हूं, पूरा ही दोबारा से बता लेते, टेंशन मत लो। ठीक है, मुझे ही मजा नहीं आया समझाते हुए, तुम्हें क्या समझ आया होगा। फोर सिबलिंग है, अमन, बोब, कैरोल, डेव हैव 200 कैंडीज अमंग देम। अमन एंड बोब टुगेदर हैव एज मच कैंडी एज कैरोल एंड डेव। अगर 200 कैंडी है तो 100 कैंडी इनके पास होंगी, 100 कैंडी इनके पास होंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि अमन एंड बोब टुगेदर हैव दिस, बट अमन हैज मोर कैंडी देन बोब। अमन के पास बोब से ज्यादा कैंडी है, मतलब अमन के पास 50 प्लस कैंडी है और बोब के पास 50 से लेस कैंडी है। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। अब वो क्या कह रहा है कि एंड कैरोल हैज ओनली हाफ द कैंडी दैट डेव हैज। इसके पास जितनी कैंडी है इसके पास इसका हाफ है। ठीक है, अगर इसके पास हाफ है, टोटल 100 है, तो 100 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो इसके पास 66.66 कैंडी होगी, इसके पास 33.33 कैंडी होंगी। इतना ही हो सकता है ना, हाफ का मतलब तो यही हुआ, टोटल 100 ही है दोनों के पास। अब वो क्या कह रहा है, अमन हैज 15 मोर कैंडीज देन डेव। अब इसके पास अगर 66 है तो अमन के पास कितनी कैंडी होगी, 66 + 15, 81.66, और इन दोनों के पास 100 है, तो इसके पास तो सिर्फ 18.33 इतनी कैंडी बची। तो इसके पास 33 पॉइंट समथिंग है, इसके पास 18 है, तो सबसे कम किसके पास है, बोब के पास। बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
x traveled from place p to place q, ठीक है, p to q. On the first day he covered 25% of the entire distance. On the first day he covered 25% of the entire. अगर 100 किलोमीटर है तो फर्स्ट डे पे उसने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया. एंड ऑन द सेकेंड डे ही ट्रेवल्ड 75% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस. तो 75 का 75, तो सेकेंड डे पे उसने ट्रेवल किया 75 किलोमीटर का 75% होगा 25 और 56, तो 56.25 किलोमीटर. After the first 2 days, the distance left to be covered is 6 kilometer less than the distance he covered on the first day. ठीक है. After the first 2 days, the distance left to be covered, ठीक है, is 6 किलोमीटर लेस देन, यानी कि अब जो डिस्टेंस बच गया लेफ्ट, वो जो फर्स्ट डे पे हुआ था इससे 6 किलोमीटर लेस है. 25 से 6 गया 19 किलोमीटर. ठीक है. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 96 किलोमीटर. अगर 96 ले लें, ये देखो 96 ले लिया हमने, तो फर्स्ट डे पे कितना 25%, इसका 24. सेकेंड डे पे कितना भाई, जो बच गया इसका कितना बच गया, अब 72 का 75%, 18 3 जा 54. ठीक है. अब थर्ड डे पे कितना, थर्ड डे पे इससे 6 किलोमीटर लेस, तो 18. अब इन सब का सम क्या 96 आ रहा है, 4 4 8 8 16, 5 2 8 1 9, बिल्कुल आ रहा है. तो ये बिल्कुल सही कह रहा है. ठीक है. उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सेकंड डे इज मोर देन द ट्रेवल्ड ऑन द फर्स्ट डे बाय 25 किलोमीटर. नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 30 या 25 नहीं है, तो ओनली वन इज करेक्ट देयर. ठीक है. चलो नेक्स्ट. द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2 गिवन बिलो इट. यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, और है कि नहीं है ये बताना है. फाइंड द पासिंग परसेंटेज इन द मार्क्स. स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, देखो पहले. नीरज स्कोर्ड 30% ऑफ द टोटल मार्क्स, 30% स्कोर आया. नमन स्कोर 250 मार्क्स, 252 मार्क्स. ये नमन का स्कोर है, ये नीरज का स्कोर है. विच इज 72 मार्क्स मोर देन द मार्क्स ऑफ नीरज. ठीक है. ये 72 ज्यादा है नीरज से, तो नीरज के इससे 72 कम होंगे, यानी 180. ठीक है. यानी 30% की वैल्यू 180 है, पर इससे ये थोड़ा पता चलता है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है. टोटल पूछता तो बता सकते थे, पासिंग तो नहीं बता सकते. नीरज स्कोर्ड 30 मार्क्स लेस देन द पासिंग मार्क्स. अब इससे भी नहीं बता सकते, ये स्टेटमेंट थोड़ा कंसीडर होगी, अब तो ये होगी, इससे भी नहीं. लेकिन अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दूंगा, पहली स्टेटमेंट से पता चला नीरज के 30% आए थे, जो कि 180 के इक्वल है. अब वो कह रहा है कि नीरज के 30 मार्क्स लेस देन द पासिंग मार्क्स है. अब यहाँ 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो टोटल हो गया 100%, यानी 600. अब नीरज के जो नंबर आए हैं 180, वो 30 लेस है, तो मतलब 210 में पास होता है, तो पासिंग परसेंटेज कितनी, 210 बाय 600 निकल जाएगा. मतलब दोनों को कंबाइंड करके निकलेगा. ठीक है. द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है. चलो 19. Rupees 366 are divided among A, B and C so that A may get 1/2 as much as B and C together. A को जितना मिलता है वो 1/2 है B और C के कंबाइंड का. B may get 2/3 of what A and C together. तो then the share of A. ये सेम क्वेश्चन 2024 के पेपर में भी देखने को मिला था ऐसा ही. ठीक है. अब यहां से अगर मैं शेयर देखूं, A by B plus C हो जाएगा 1/2, यहां से B बाई ए प्लस सी हो जाएगा 2/3. तो यहां से ए बी सी का जो टोटल बनता है वो 3 बनता है. यहां से ए बी सी का जो टोटल बनता है, सॉरी 3 बनता है, ये 5 बनता है. ये तो इक्वल होने चाहिए, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से. मतलब रेशियो में भी ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 10, ये 3 से करोगे तो 3 2 जा
6 3 3 जा 9। तो ए बी सी का पार्ट क्या आ गया, ए का 5 आ गया, बी का 6 आ गया और 11 तो सी का 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया भाई, और टोटल है 366। तो 5 + 6 11 + 4 15 की वैल्यू 366 है। तो 1 की वैल्यू 366/15। ए का शेयर पूछ रहा है, ए का शेयर 5 है, इंटू 5, 5 से गया 3, 3 से गया 122। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलो, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ठीक है भाई, तो यही 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब मैंने कोशिश की कि जैसे जैसी चीजें पिछले 2-3 सालों में पेपर में आ रही हैं, सेम तो नहीं मैं उठा के दिए, मैंने कोई PYQ यूज नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अलग पढ़ाया मैंने सारा का सारा। और ये मत सोच के चलिए कि यही आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस के बेस पे हमने कैसा दे दिया आपको। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो सारी चीज़ों की, आप हमारे UPSC CSET के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप अगर चाहें तो गूगल पे सिंपली edutap.in भी टाइप करेंगे, यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाके आपको ये CSET कोर्सेज दिखेगा। ठीक है, अब CSET कोर्सेज में जाने पर ये हमारे आपके कोर्सेज हैं। ये एक लाइव क्रैश कोर्स है जो कि रिकॉर्डेड अवेलेबल है अभी, इसकी क्लासेज लाइव क्लासेज खत्म है। और ये हमारा मास्टर कोर्स है, अभी इस पे 85% का डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा ये वाला कोर्स। ठीक है, बहुत शानदार ऑफर में अवेलेबल है। कभी कभार आते हैं ऐसे ऑफर जिसमें आपकी लाइव रिवीजन क्लासेज अभी के लिए खत्म हो चुकी है, थोड़े दिन पहले ही। कंसेप्ट क्लासेज हैं आपके, इसमें मॉक टेस्ट हैं, सारी चीजें हैं, सब कुछ। ठीक है भाई, तो आप बहुत आराम से कर पाओगे इसमें। ठीक है, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो थोड़े अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, एंड टाइम है। और कमेंट करके जरूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगा, एक कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।